हैं वीकेंड का सबसे धमाकेदार डिबेट शो ये देश है हमारा। सेकुलर मुल्क में आप मजहबी पढ़ाई के पक्ष में है, लेकिन सरकारी खर्चे के ऊपर ये सब कुछ होगा। और फिर दुनिया के लिए खतरा है। भारत के एक मदरसे से चिट्ठी जा रही है। क्या मतलब किसने चाहिए मदरसे? ये सब भड़काने के लिए इस्लाम क्यों पैदा करता है? अरे 29 और 30 क्यों बोलिए? हैसियत इतनी है कि उठा के फेंक देंगे तुम लोग। यार आप मोदी दी को पढ़िए, देवबंद आपने किताबें पढ़ी है या नहीं पढ़ी है मुझे नहीं मालूम है। क्या बोला आपने भी? क्या मतलब है ये कहने का? क्या मतलब है ये कहने का कि ये सबसे ज्यादा काम में आएंगे? इसका इंटरप्रिटेशन क्या है? आप देख रहे हैं ये देश है हमारा, अमीश देवगन के साथ। आप देख रहे हैं वीकेंड का सबसे धमाकेदार डिबेट शो ये देश है हमारा। और इस बार ये देश है हमारा में हम बात करेंगे बहुत सीधे तौर से मजहबी शिक्षा क्या देश में जायज होनी चाहिए। ये देश है हमारा में आज का यही मुद्दा। सेकुलर मुल्क में आप मजहबी पढ़ाई के पक्ष में है, इन्हीं मदरसों से निकलकर आप कैसे डिनाई करेंगे जब अबू अल बगदादी को बधाई का पत्र लिखा गया था? ऐसे मदरसों की शिक्षा के लिए मैं पैसा क्यों दूं जिस मदरसे में कुरान में ये कहा जाता हो कि जो काफिर है उनको मौत की सजा होनी चाहिए। If we have to teach Quran with the cost of government, then we have to teach both Bible and Bhagavad Gita also at the cost of the government. We want to bring a similarity, uniformity, and we want to stop this practice. All these madrasas will be converted to a normal, regular school. असम की बीजेपी सरकार में शिक्षा मंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के बयान से तूफान खड़ा हो गया। लेकिन ये सिर्फ बयान नहीं है। असम की सरकार ने तय कर लिया है कि वहां चल रहे सभी सरकारी मदरसे नवंबर में बंद कर दिए जाएंगे। If we have to teach Quran with the cost of government, then we have to teach both Bible and Bhagavad Gita also at the cost of the government, and madrasas will be closed. So government will come out with this notification in the month of November. हालांकि फैसला सिर्फ मदरसों के लिए नहीं है, क्योंकि हेमंत बिस्वा शर्मा का कहना है कि सरकारी पैसों पर धार्मिक शिक्षा उचित नहीं, इसलिए राज्य में करीब 100 संस्कृत स्कूल भी बंद किए जाएंगे। हालांकि इस फैसले पर घमासान छिड़ गया है। तो पता है कि इस मुल्क के अंदर बड़े पैमाने पर जो धार्मिक त्योहार होते हैं, धार्मिक पर्व होते हैं, उनमें सरकारी पैसों का इस्तेमाल होता है। चाहे आप दिवाली के मौके पर अयोध्या में दिए जलाने की बात करें या कुंभ की बात करें, तो अगर एक कानून बन जाए कि किसी भी धार्मिक पर्व या धार्मिक त्योहार या धार्मिक तालीम में सरकारी पैसे का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा तो बेहतर होगा। लेकिन अगर आप ये सोचें कि सिर्फ खास मुसलमानों के लिए कानून बन जाए। असम सरकार सभी सरकारी मदरसों को स्कूल में बदलने वाली है। असम में 614 सरकारी मदरसे और 900 प्राइवेट हैं। सरकारी मदरसों पर असम सरकार 3 से 4 करोड़ रुपए सालाना खर्च करती है। असम की सरकार के ऊपर इतना हाई तौबा क्यों मच रहा है? तो इसे राजनीति से जोड़ के देखने की जरूरत क्या है? क्या उन बच्चों का अधिकार नहीं है कि कंप्यूटर पढ़ें, कंप्यूटर देखें, दुनिया को अपने मुट्ठी में करें? इससे पहले उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने मदरसों में ड्रेस कोड लागू करने का ऐलान किया तो जमकर बवाल हुआ। योगी सरकार ने मदरसा बोर्ड में पढ़ाने वाले शिक्षकों का पूरा ब्यौरा मांगा। इस पर भी जमकर विरोध हुआ। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल यही कि क्या सरकारी पैसों पर मजहबी शिक्षा उचित है? और अब सेकुलर देश में धार्मिक शिक्षा का विश्लेषण सुनिए। देश में हर मुद्दे पर सेकुलरिज्म की दुहाई दी जाती है। हर बात में सेकुलरिज्म खतरे में पड़ने का ढोल पीटा जाता है। खुद ही सोचिए, इस देश में सेकुलरिज्म का नाम उतना लिया जाता है जितना तो आपका नाम नहीं लिया जाता, यानी जनता जनार्दन। और आपको मैं ईश्वर का रूप मानता हूं। सरकारी पैसे से मजहबी पढ़ाई पर कभी कोई सवाल नहीं उठा। धर्म से जोड़कर कई विश्वविद्यालयों का नाम रखा गया। असम में सिर्फ मदरसे नहीं, संस्कृत स्कूल भी बंद होने का ऐलान हुआ है। साथ ही साथ मजहबी पाठशाला पर ताला लगने से कुछ नेताओं की सियासत, कुछ राजनीतिक दलों की सियासत इतनी बेचैन क्यों हो गई है?
क्यों कई राजनीतिक दल इतने बेचैन हो गए हैं, उनको लग रहा है कि अब फिर एक बार फिर अब सेक्युलरिज्म नहीं, अब लोकतंत्र खतरे में आ गया है। मेरे साथ बात करने के लिए कई मेहमान जुड़ रहे हैं। मेरे साथ तस्लीम रहमानी है, जो कि जाने माने मुस्लिम चिंतक भी हैं और अध्यक्ष हैं एमपीसीआई के, एसडीपीआई के। मेरे साथ गौरव भाटिया है, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील है। मेरे साथ प्रोफेसर संगीत रागी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है और संघ के भी जानकार है और उसके साथ साथ विचारक भी है। आपका भी अभिनंदन है। मेरे साथ इस चर्चा में रफीकुल इस्लाम जुड़ रहे हैं, एमएलए है एआईयूडीएफ के, उनका भी अभिनंदन है। आप तमाम लोगों का स्वागत है। मेरे साथ सुबुई खान जुड़ेंगी जो पेशे से वकील हैं और सामाजिक कार्यकर्ता हैं, और मौलाना साजिद रशीदी भी जुड़ेंगे। गौरव भाटिया, सवाल शुरुआत आप ही से करता हूं। 30 सेकंड में मुझे आप ये बताइए, आखिरकार आपकी सरकार असम से देश को क्या मैसेज देना चाहती है? क्योंकि यह कहा जा रहा है कि एक बार फिर मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। आप टारगेट कर रहे हैं या सियासत का इस्तेमाल कर रहे हैं? गौरव भाटिया, जवाब दीजिए। अमीश जी, देखिए, सबसे पहले तो एक बात समझ लीजिए, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बिल्कुल स्पष्ट कहा था कि हम चाहते हैं जो बच्चे मुसलमान भी हैं और पढ़ाई कर रहे हैं, उनके एक हाथ में कंप्यूटर हो, एक में कुरान हो। और ये जो मौलाना है जो विरोध कर रहे हैं, ये चाहते हैं बच्चों के एक हाथ में कुरान हो और दूसरे में AK-56 या कोई पत्थर हो। आपने बिल्कुल सही बात कही। ये कैसी पंथ निरपेक्षता है, आप बताइए, कि टैक्स पेयर के रुपए से ये चाहते हैं कि धार्मिक ग्रंथ पढ़ाए जाएं, साइंस, मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश ना पढ़ाई जाए, रोजगार के अवसर ना मिले। क्यों ना मिले? तो मेरा सवाल केवल इतना है इनसे कि मदरसों का आधुनिकीकरण हो तो ये विरोध करते हैं, अगर एनसीईआरटी का सिलेबस पढ़ाया जाए तो ये विरोध करते हैं। क्यों करते हैं? और ये हमारी प्रतिबद्धता है, क्योंकि हमारा मैनिफेस्टो यही कहता है कि हम लोग लागू करेंगे कि सभी को समान अवसर शिक्षा में मिले, आगे चल के नौकरी मिले। दूसरी बात एक बड़ी महत्वपूर्ण है, पंथ निरपेक्षता। मदरसे बंद नहीं हुए, आपको मदरसों में कुरान पढ़ानी है, आप पढ़ाइए, लेकिन अगर टैक्स पेयर का रुपया होगा, आम नागरिक के रुपया होगा, तो वही पढ़ाई होगी जो कि सरकारी स्कूलों में होती है, ना कि धार्मिक। लेकिन आपके मंत्री ने तो और आगे बढ़ के बोला, 10 सेकंड में इसका भी जवाब दे दीजिए, कि अगर कुरान पढ़ाई जाएगी तो हमें बाइबल और गीता भी पढ़ानी पड़ेगी। मदरसे में थोड़ी गीता पढ़ाई जाएगी। नहीं, बिल्कुल सही बात कही, बिल्कुल सही बात। अनुच्छेद 14 संविधान का क्या कहता है? अनुच्छेद 14 ये कहता है कि सब नागरिक बराबर हैं, और अगर जैसे ये कहते हैं मदरसों में जिसमें फंडिंग स्टेट की है, खासकर असम में, उत्तर प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में, तो बाकी धर्म के लोग कहेंगे कि हमारे भी धर्म की जो धार्मिक पुस्तक है वो पढ़ाइए, भगवत गीता पढ़ाइए। आपको भरपूर मौका मिला। आप इत्मीनान से सुनिएगा। अब इस चर्चा के अंदर मैं तस्लीम रहमानी को लेकर आता हूं। 30 सेकंड ये बड़ा महत्वपूर्ण है। मैं गौरव भाटिया आगे आपको समय दूंगा ना, गौरव जी, मैं आगे आपको समय दूंगा। तस्लीम रहमानी को मुझे लाना जरूरी है। तस्लीम रहमानी, आप पॉलिटिकल आदमी भी है, क्योंकि आप चुनाव भी लड़ते हैं। आप सियासत करें, लेकिन इस पूरे मुद्दे पे मौलाना और उलेमा भी अगर सियासत करने लग जाएंगे तो कैसे काम चलेगा? नहीं, मौलाना और उलमा ने तो कोई बयान दिया नहीं है। एक तो एक कांग्रेस के लीडर जो अब जिनका मन परिवर्तन होकर भाजपा के मंत्री बन गए हैं, तो उनका बयान है, किसी मौलाना का नहीं है। दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूं, जो बार बार कहा जाता है टैक्स पेयर्स का पैसा, टैक्स पेयर्स का पैसा, क्या टैक्स पेयर्स की कोई अलग से कोई आइडेंटिफिकेशन है कि ये हिंदू टैक्स पेयर है, ये मुसलमान टैक्स पेयर है? टैक्स पेयर तो सब है। 137 करोड़ भारत में एक तो पैदल चलने वाला आदमी भी टैक्स पे करता है। तो अब आप क्या चाहते हैं कि टैक्स पेयर के अंदर भी हिंदू मुसलमान देखा जाए? सेकुलरिज्म। एक सेकंड गौरव भाटिया, अपनी टर्न का वेट करिए। मेरा निवेदन स्वीकार करिए। मैंने पे किया, टैक्स पेयर मैं भी हूँ, टैक्स पेयर गौरव भी है, टैक्स पेयर सुबुही भी है, टैक्स पेयर ठीक, सुनिए ना, टैक्स पेयर तो हम सब हैं। तो अगर हम सब हैं तो टैक्स पेयर्स का पैसा, टैक्स पेयर्स का पैसा, टैक्स पे करने वालों का पैसा कहाँ खर्च होगा? ये तो जो टैक्स पे करने वाले वो तय करेंगे ना। आप कौन तय करने वाले होते हैं? नहीं, मैं आपके सवालों का उत्तर देने नहीं बैठा हूं यहाँ। अमीश ने सवाल किया है, मैं उसका जवाब दे रहा हूं।
आपने सवाल को अमित से कीजिएगा जब आपका टर्न आए। मैं सीधे कह रहा हूं कि जितना भी लाखों करोड़ रुपया सरकार इकट्ठा करती है वो हम सबका पैसा होता है। सरकार तय करती है एक कानून के तहत, जो कॉन्स्टिट्यूशन इस देश में बना हुआ है कि किस मद में कितना पैसा खर्च होगा। आर्टिकल 14 के तो आप क्या चाहते हैं कि कुरान पढ़ाने के लिए पैसा खर्च हो? में मौजूद है। नहीं, तस्लीम नमानी कंफ्यूजन आप ये फैला रहे हैं। आप क्या चाहते हैं कुरान पढ़ाने के लिए पैसा खर्च हो? आप इसके पक्ष में हैं? सेकुलर मुल्क में आप मजहबी पढ़ाई के पक्ष में हैं? बल्कि जितने धर्म, सेकुलरिज्म का मतलब क्या होता है? सेकुलरिज्म का मतलब यह होता है कि जो जिसका धर्म है वो अपने धर्म का पालन भी करेगा, उसका बिल्कुल प्रचार करे, और प्रसार भी करेगा, उसको पढ़ेगा बिल्कुल भी, करे, और गीता अपनी पढ़े, मर्जी की कुरान तालीम पढ़े, भी हासिल बाइबल करेगा, पढ़े, अपनी मर्जी गुरु के ग्रंथ तालीमी साहिब इदारे पढ़े, भी जो उसका चलाएगा। मन है वो पढ़े। उसको किसने रोका है? आपका मन है अगर आपको गीता पढ़ने मालूम के है लिए आपको कोई रोक मदरसों सकता है क्या? मदरसों पे आपका मन है अगर कुरान पढ़ने के लिए आपको कोई रोक सकता है क्या? आपको मालूम है आपका मन है अगर गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ने के लिए आपको कोई रोक सकता है? आप गीता पढ़िए, आपको भी जीवन का ज्ञान मिलेगा। लेकिन आपको कोई रोक नहीं सकता। लेकिन सरकारी खर्चे के ऊपर ये सब कुछ होगा। और फिर सच्चाई ये है कि इसी मदरसे, इन्हीं मदरसों से निकलकर आप कैसे डिनाई करेंगे जब अबू अल बगदादी को बधाई का पत्र लिखा गया था? दीजिए ना, आप आंकड़ा दीजिए। जब आप गलत कर रहे हैं, आप गलत कर रहे हैं। जब बगदादी को बधाई का पत्र लिखा गया था, अरे क्या करेगा? करोड़ रुपया क्या करिएगा ऐसी चीजों का? एनुअल अपनी जेब से हम खर्च करते, किसी सरकार से नहीं लेते। और 15% जो टोटल इनकम है गवर्नमेंट का वो हम देते, मगर सरकार से मदरसों का पैसा नहीं लेते। माफ कीजिएगा, अकेले इस मुल्क में कम्युनिटी है 2,500 करोड़ रुपए एनुअल ज़कात से, खैरात से और खैरात से सुबुई खान देन संगीता मदरसे चलाते, एक सेकंड, सुबुई पे नहीं जीते, किसी की दया पे। और आपने बताया कि अभी रहमानी साहब 600 मदरसे, रहमानी साहब आपकी दो बातों का जवाब प्लीज मैं देना चाहती हूं। प्राइवेट है, वो प्राइवेट किसके पैसों से चलते? वो प्राइवेट सुबुई खान एक सेकंड, सुबुई रहमानी साहब आपने अपनी बात रख लिया। फैलाते हैं बैठ के। सुबुई खान देखिए अब चिल्लाते रहेंगे, ये सुन तो लें जी। अमीश देखिए, रहमानी साहब ने दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट आज देशवासियों के सामने बोली, जो शायद आपकी डिबेट का पूरा जो एक सब्जेक्ट है वो लोगों के सामने बहुत अच्छे से जाएगा। पहली चीज उन्होंने बोली, टैक्स पेयर कोई हिंदू, मुस्लिम या किसी पंथ के हिसाब से नहीं होना चाहिए। टैक्स पेयर इज टैक्स पेयर, चाहे वो किसी भी पंथ का हो। तो जब सब पंथों के लोग मिलकर टैक्स की मनी देते हैं तो आप सिर्फ एक माइनॉरिटी स्टेटस का इस्तेमाल करते हुए उस टैक्स मनी को एक विशेष अधिकार की तरह इस्तेमाल करने का अधिकार आपको कौन देता है? अभी गौरव भाटिया जी ने बहुत अच्छी से बोला, आर्टिकल 14 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का राइट टू इक्वालिटी की बात करता है। तो आप धर्म के आधार पे, आप धर्म के, रहमानी साहब बीच में मत बोलिए। अमीश ये बीच में बोल रहे हैं। देखिए इस तरह से डिबेट नहीं हो पाएगी। इंटेलेक्चुअल डिबेट, रहमानी साहब इंटेलेक्चुअल डिबेट को इंटेलेक्चुअल तरह से किया करिए। इंटेलेक्चुअल डिबेट को इंटेलेक्चुअल तरह से किया करिए। अरे बात तो पूरी होने दीजिए। अमीश मैं इस तरह से डिबेट नहीं कर पाऊंगी। जब इनके पास कोई तर्क नहीं होता तो बीच में चिल्लाना शुरू कर देते हैं। अमीश इनकी आवाज कम कराइए। रहमानी साहब अब आप अमीश में एक बात पूछना चाहती हूं। नहीं बोले जब वो बोल रहे थे, मैंने उनको टोका। तो आप वही कार्य कर रहे हैं। सुन लीजिए ना बात को 20 सेकंड के लिए, नहीं फिर आप ही को मौका मिलेगा। रहमानी साहब आप नॉन स्टॉप नहीं बोल सकते। ये रैली नहीं है आपकी कि एसडीपीआई की रैली है या तकरीर है मस्जिद के अंदर की लगातार बोलते रहिए, ऐसा नहीं होता ना सर। आपका अपनी दुकान नहीं है, आपकी अकेली दुकान नहीं है ये। आप देखिए अमीश, देखिए अरे दुकान नहीं है, शो है सर, ये कोई दुकान नहीं है, ये कार्यक्रम है। आप इस कार्यक्रम को भी दुकान समझ के बैठे हैं। ये नहीं बोलने देंगे। बोलिए, आवाज इनकी कम करानी पड़ेगी अमीश। नहीं, प्रॉब्लम यह है कि अमीश हमारे प्रॉब्लम यह है कि बगदादी को भी चिट्ठी लिख के कहा जाता है कि बड़ी बधाई हो, तुम बन गए। इराक को तुमने सुपड़ा साफ कर दिया, तुमने इराक का। किसने लिखी थी वो चिट्ठी? जी बधाई पत्र लिखा जाता है। किसको लिखा? किस मदरसे से ताल्लुक था उसका? अमीश मैं बहुत क्विकली कुछ लीगल पॉइंट्स कवर करना चाहती हूँ। कुछ लीगल पॉइंट्स बहुत क्विकली कवर करना चाहती हूँ। जेल क्यों नहीं भेजा था? एक सेकेंड रहमानी साहब, भेज देना चाहिए था। क्यों? बोलिए सर। देखिए बोलिए, आप अपनी बात को रखिए ना मैडम। अब आपके लिए मैं सबकी बोलती तो नहीं बंद कर सकता ना। सुबुई जी बोलिए प्लीज। लेकिन अमीश ये ऐसे करेंगे तो कैसे बोल पाऊंगी जी।
देखिए, आर्टिकल 14 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का राइट टू इक्वालिटी की बात करता है। आर्टिकल 15 बोलता है कि पंथ, धर्म, जाति, संप्रदाय, प्लेस ऑफ बर्थ एंड जेंडर के आधार पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। नंबर के हिसाब से मुस्लिम समुदाय माइनॉरिटी कहलाने के लिए क्वालिफाई नहीं करता। 30-35 करोड़ लोग माइनॉरिटी नहीं होते, तो फिर ये धर्म के आधार पे माइनॉरिटी स्टेटस क्यों एंजॉय करते हैं? जब टैक्स पेयर है और सब लोग मिलजुल के टैक्स देते हैं, तो ये लोग माइनॉरिटी का इस्तेमाल करके विशेष अधिकार क्यों एंजॉय करते हैं? मैं कहती हूं, देखिए, इस बयान में कोई गलत बात नहीं है। मैं ये कहती हूं कि अगर, देखिए, आर्टिकल 25 भी हमारे संविधान का ये कहता है कि अपने रिलीजन को प्रैक्टिस, प्रोफेस एंड प्रोपेगेट करने का अधिकार सबको है, आप करिए, लेकिन सबको है। आर्टिकल 30 कहता है सिर्फ रिलीजियस माइनॉरिटीज को अपने रिलीजियस इंस्टीट्यूशन सेटअप करने का अधिकार है। देखिए, ये बातें बहुत क्लैश करती हैं अमीश। माइनॉरिटी स्टेटस का इस्तेमाल करके ये लोग बहुत ज्यादा दामाद बन जाते हैं देश के, और सारे टैक्स पेयर के पैसे को इस्तेमाल अपनी सुविधानुसार करते हैं, और ना ही सिर्फ पॉजिटिव वे में इस्तेमाल करते हैं, कई जगह नेगेटिव वे में भी इस्तेमाल होता है। सब मदरसों में कोई दीनी शिक्षा थोड़ी दी जाती है, कुछ मदरसों में कट्टरवादी की ट्रेनिंग दी जाती है। हम लोग सोचिए, भारतवासी अपनी ही पॉकेट से फंडिंग करते हैं, अपने ही देश में आतंकवाद। मैं रफीकुल इस्लाम का रुख करता हूं, एआईयूडीएफ के विधायक भी हैं और प्रवक्ता भी हैं। इस्लाम साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं, और मदरसों से पढ़ के कोई डॉक्टर इंजीनियर तो बन नहीं रहा। अगर आधुनिक शिक्षा मिलेगी तो समाज ही आगे बढ़ेगा। और सिर्फ कुरान की बात नहीं हुई है यहां पर, तो गीता और बाइबल की बात भी हुई है, यहां पर तो संस्कृत स्कूलों की बात भी हुई है। तो इसमें मजहब कैसे बीच में आ जाता है? मुल्क हमारा सेकुलर है, शिक्षा मजहबी चाहते हैं, क्यों? हमेश आसाम की एजुकेशन मिनिस्टर की स्पीच को लेके यहाँ जो बहस चल रही है, शुरू मतलब उसको मैं थोड़ा आसाम के मदरसे के सिलसिले में आपके नॉलेज में दूं। यहाँ जो सरकारी मदरसे हैं, इसमें जनरल एजुकेशन भी है, कंप्यूटर है, हर मदरसे में कंप्यूटर है, साइंस है, मैथ्स है, सोशल साइंस है, असामी सब्जेक्ट है, हिंदी है। ये क्लास 10 तक यहाँ हाई स्कूल में जो कोर्सेस है, सिलेबस है सेवा के, आसाम स्टेट एजुकेशन बोर्ड के, वही किताब, वही सिलेबस, वही एग्जाम, और आसाम स्टेट एजुकेशन बोर्ड के अंडर ही में एग्जाम होता है आसाम के सरकारी मदरसे में। रहा मदरसा क्यों नाम, इसमें कुछ अरबिक लिटरेचर है और रिलीजियस एजुकेशन भी इसमें है, इसलिए सरकारी मदरसे हैं। और यहाँ संस्कृत टूल भी है। इक्वलिटी की बात की जा रही है, आसाम में सिर्फ सरकारी मदरसे नहीं, संस्कृत टूल भी है, जहां गीता और वेदा पुराण की एजुकेशन भी वहां दी जा रही है। ये दोनों बराबर चल रहा है आसाम में, ये दोनों सरकारी सिस्टम चल रहा है। तो बंद हो रहे हैं। एक है कौमी मदरसा जो बेसरकारी मदरसा। रफीकुल इस्लाम साहब, संस्कृत स्कूल भी तो बंद हो रहे हैं, 100 से ज्यादा है जो। नहीं अमीश, मैं वही बोल रहा हूं। देखिए, मुझे बोलने दीजिए ना प्लीज। बोलिए ना, बोलिए। एजुकेशन मिनिस्टर ने जो ऐलान किया बंद करने का, एजुकेशन मिनिस्टर इसको बंद करने का ऐलान किया, ये 1927 से सरकारी ये मदरसा का सिस्टम चल रहा है आजादी से पहले। बाद में 1992 में प्रोविंशलाइज्ड हुआ। आज के जो आसाम की एजुकेशन मिनिस्टर है, ये 15 साल से यह एजुकेशन मिनिस्टर है, ये खुद ने प्रोविंशलाइज्ड किया, विधानसभा में एक्ट पास किया, इन सरकारी मदरसे को अपग्रेड किया, डेवलप किया, इसको मॉडर्नाइज किया। हमने विरोध नहीं किया, खुद ने प्रोविंशलाइज करके, खुद बना के, अभी खुद ताला डाल रहे हैं इसमें। अभी सामने इलेक्शन है, इसके लिए कहा अभी बनारस इलेक्शन के लिए संगीत रागी को आने दीजिए, फिर मैं गौरव भाटी आपको बताता हूं। संगीत रागी, चुनाव दिख रहा है इसलिए पूरा खेल हो रहा है। संगीत रागी, मेरी बात पूरी करने दीजिए। नहीं, अब आपने अपनी बात को रख लिया 1.5-2 मिनट, अब बाकी लोगों को भी आने दीजिए। 2 मेहमान अभी भी मेरे पड़े हैं जो अभी तक बोले नहीं है। संगीत रागी, सामने इलेक्शन है, इनके पास कोई इशू नहीं है, इलेक्शन में कोई इशू नहीं है, इसीलिए लेके आ रहे हैं। संगीत रागी, आपकी विचारधारा के पास चुनाव में कोई इशू नहीं है, बिहार में भी चुनाव सामने खड़ा हुआ है और असम में तो चुनाव आने वाले दिनों में होने वाला है, इसलिए आप कर रहे हैं। देखिए अमीश जी, पूरे प्रकरण को हम 3 दृष्टि से देख सकते हैं। एक तो शिक्षा की दृष्टि से, दूसरा संविधान की दृष्टि से, और तीसरा दीनी की दृष्टि से। शिक्षा की दृष्टि से ये सब भी सहमत हैं। मेरा एक खुद भी का स्टूडेंट है जो मदरसा एजुकेशन पर मेरे अंडर पीएचडी कर रही है, महिला लड़की। तो मदरसों की स्थिति, उनका एजुकेशन सिस्टम बहुत ही घटिया किस्म का है। मौलाना जो पढ़े लिखे नहीं है वो जाकर के उनको बच्चों की शिक्षा देते हैं, सभी प्रकार के देते हैं। ये मेरा फील्ड सर्वे भी है, यही कहता है। दूसरी बात है, संविधान के दृष्टि से मुसलमानों को भारत में माइनॉरिटी को उससे मेजॉरिटी से ज़्यादा अधिकार दिया गया है, इस पर भी सोचने की दृष्टि है। और तीसरा बात है
कि देखिए मदरसों के अंदर देवबंद और देवबंद पाकिस्तान और देवबंद हिंदुस्तान दोनों का सिलेबस एक है। देवबंद पाकिस्तान की आप जान लीजिए कि जितने तालिबान जैसे मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन के लोग हैं वो सारे अफगानिस्तान बॉर्डर और पाकिस्तान के अंदर मदरसों से और इसी देवबंद से निकले हुए हैं। दोनों का सिलेबस एक है, भारतीय देवबंद का और उनका दोनों के बीच अच्छे संबंध भी है। मैं क्या कहना चाहता हूं, पूरी पहले बात बोल लेने दीजिए। तमिल टाइगर्स है किस मदरसा के पढ़े हैं, नक्सली है किस मदरसा से पढ़े हैं, नागालैंड के जो एक्सट्रीमिस्ट है किस मदरसा के पढ़े हैं। शांत मैं बताता हूं मैं ऐसे मदरसों की शिक्षा के लिए मैं पैसा क्यों दूं जिस मदरसे में कुरान में यह कहा जाता हो कि जो काफिर है उनको मौत की सजा होनी चाहिए। जब तक इस्लाम में कोई कन्वर्ट नहीं कर जाता है उनके खिलाफ ऐ ईमान वालों तुम संघर्ष करो, उनके खिलाफ युद्ध करो। ऐसी बातें जो कुरान की है उसके लिए एक हिंदू पैसा क्यों दे? आप ही मैं जानना चाहता हूं। और यदि मैं गलत कोट कर रहा हूं तो मुझे आप गलत खारिज कर दीजिए। ऐसी एक नहीं ऐसी दर्जनों आयतें हैं कुरान की जो मैं कोट कर दूंगा। भागवत जो दूसरे काफिरों की हत्या की बात करता है, कहता है उनको मारो, 3 दिन में आर्मी उठा दूंगा। कत्ल करो। बताइए अरे छोड़िए ना, वो कौन से मदरसे के छोड़िए ना, कौन से साहब अलीउल्लाह को पढ़ लो, साहब अलीउल्लाह को पढ़ लो, पाकिस्तान के देवबंद का सबसे बड़ा ये तालीम दे रहे थे मोहन भागवत को। अरे बताइए आपके पास कोई जवाब है? अरे भैया मैं बता दूं, आपका आईना देखिए कि दुनिया के जितने इस्लामिक मुल्क हैं उन सारे इस्लामिक मुल्कों में टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है और वे सारे इस्लामिक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। इस्लाम क्यों पैदा करता है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन? कभी अपनी आत्मा में झांक करके देखो तस्लीम रहमानी, तब तुम्हें पता लगेगा। अपने दीन को देखो, अपने दीन को देखो, अपने समाज को देखो कि क्या कारण है कि आतंकवाद पैदा करता है। अपने दीन को देखो कि क्यों ऐसा आतंकवादी, क्या कारण है कि आतंकवाद इस्लाम का पर्याय बन गया है। ये जाकर के पूछो पूरी दुनिया में आतंकवादी मुसलमान ही क्यों बनता है। इस सवाल का जवाब दे दो तस्लीम रहमानी। चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, यूरोप हो, अफ्रीका हो, सारे जगह दहशतगर्द मुसलमान ही क्यों होते हैं। नहीं पर संगीत रागी हर धर्म में अच्छे बुरे लोग होते हैं, धर्म तो खराब नहीं हो जाता। इसको धार्मिक डिबेट न बनाइए, मेरा निवेदन है। सही मानों में मदरसों में बिल्कुल नहीं, सारे धर्म एक समान नहीं है। मैं बिल्कुल नहीं मानता कि सारे धर्म एक समान है। जो एक धर्म कह दे कि दूसरे को कत्ल कर दो, उसे तुम हिंदू धर्म के बराबर खड़ा करोगे? बिल्कुल नहीं। अमीश देवगन संगीत रागी बोल के बताए, नाटक बंद करो। के बताए कि मेरा आपको नाटक लग सकता है, वो कहता है मेरा सीधा ये कहना है संगीत रागी, मेरा ये सीधा कहना है कि हर धर्म में खराब और अच्छे लोग होते हैं। जिस दिन दुनिया सच्चाई जान जाएगी, दुनिया जिस दिन सच्चाई अमीश देवगन आप मेरी आवाज को रोक नहीं पाएंगे, प्लीज जान जाएगी। आप मुझे बोलने दीजिए, नामो निशान मिट जाएगा। आज जो सुन लीजिए, शाखाएं चला रहे हो, सुन लीजिए, बोलिए। तस्लीम रहमानी बोल रहे हैं ये संगीत रागी। ISI ये करती है ना, लब जिहाद करते हो ना, NIA तुम्हारे खिलाफ इन्वेस्टिगेशन कर रही है ना, NIA खिलाफ तुम्हारे खिलाफ इन्वेस्टिगेशन कर रही है ना। जाली टोपी और भाई बड़े भाई का पैजामा और छोटे भाई का कुर्ता पहन करके की तरह गाली बन जाएगा इस देश में। अरे तुम्हारे पाकिस्तान मुसलमानों को मिल गया है, इस देश के हिंदुओं को क्या मिला? इस देश के मैं पूछना चाहता हूं, इस देश के हिंदुओं को क्या मिला? सब पाकिस्तानी आज उनके टूटे हुए मंदिर, जासूसी करने उनके वाले टूटे हुए मंदिर के लोग हैं, सारे RSS के लोग हैं जो पाकिस्तान की जासूसी करते हैं। अरे छोड़ो पाकिस्तान, सारे जामिया, ये सारे जाहिल जामिया में पैदा होते हैं, ये सारे जाहिल जामिया और सादिक नगर में पैदा होते हैं। सावरकर वो था, बताओ कौन से मदरसे से पढ़ के आया था सावरकर? कौन सी शिक्षा ग्रहण की थी? ये मुसलमानों का चरित्र है। पूरी दुनिया में किसी कौम के साथ वो सहिष्णुता से रह ही नहीं सकते। बताइए। मैं ये इस विषय को बिल्कुल मैं हिंदू मुसलमान नहीं बनाना चाहता, धार्मिक विषय नहीं है। जो फैसला हुआ है एक सरकार का, उस पर यह बहस है। मैं क्विकली रुक करता हूं। मेरे साथ
इस चर्चा में साजिद रशीदी भी है और गौरव भाटिया। संगीत रागी शांत। रहमानी साहब आप बीच में ना बोले ना, मैं आपके पास आऊंगा। एमएलए साहब आप काफी देर से इंतजार कर रहे हैं, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन बीजेपी के प्रवक्ता भी इंतजार कर रहे हैं। साजिद रशीदी हाथ खड़ा कर रहे थे आप, अब मैं आ सकता हूं? जी जी। संगीत रागी अब आपको ऑडियो नहीं जा रहा। अभी आइन की दुहाई दे रहे थे कुछ लोग। अमेश डायरेक्टली बात करिए ना। कुछ लोग कौन? संविधान की दुहाई दे रहे थे। सुबुई खान, गौरव भाटिया, मैं तस्लीम रहमानी, अभी संगीत रागी। कौन? सुबुई खान ने भी जिक्र किया है, गौरव भाटिया ने भी जिक्र किया है। सुनिए, गौरव भाटिया ने भी जिक्र किया है दफा 14 और दफा 15 का। मैं इनको 29 और 30 की तरफ इनका ध्यान ले जाना चाहता हूं। आप संविधान की दफा जो है 29 और 30 पढ़ लीजिए, जिसमें माइनॉरिटीज को अपनी जबान, अपनी सफाकत और अपना रस्मुल खत महफूज रखने का पूरा इख्तियार है, और उसके लिए मदरसे खोलने का इख्तियार है, और उनको अपनी मर्जी से चलाने का इख्तियार है। और दफा 350 भी पढ़ लीजिए। दफा 350 में बाकायदा स्टेट गवर्नमेंट को यह हिदायत दी गई है कि आप इन मदरसों को चलाने में उनकी मदद कीजिए। पढ़ लीजिए संविधान, अगर नहीं पढ़ा हो तो। जो लोग संविधान से हटकर बात करते हैं और जो सीधा चले जाते हैं इस्लाम पर और जो चले जाते हैं पाकिस्तान पर, उनको मैं आईना दिखा रहा हूं। ये जो संगीत रागी बैठे हैं, इनका विचारों का संघ से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन संघ की बात करेंगे। अभी हाल ही में मुख्तार अब्बास नकवी साहब ने, जो माइनॉरिटी मिनिस्टर हैं, उन्होंने बताया था, आंकड़े बताए थे पार्लियामेंट में, और ये कहा था कि 19,132 मदरसे सरकार से एफिलेटेड हैं। 19,132 मदरसे एफिलेटेड हैं सरकार से। आपको ऑडियो जा रहा है संगीत रागी? संगीत रागी आपको ऑडियो जा रहा है? जो तालीम होती है संगीत रागी आप पूछ सकते हैं, ये आपकी मर्जी है, लेकिन आपको ऑडियो जा रहा है। किसी को ऑडियो दबाया नहीं गया यहाँ पर। मैं माइनॉरिटी होते हुए क्या अपनी मदर टर्न की हिफाजत ना करूं? मैं माइनॉरिटी होते हुए क्या आप माइनॉरिटी का स्टेटस भी एंजॉय करना चाहते हैं? क्या मैं एक सेकेंड आप माइनॉरिटी का स्टेटस भी एंजॉय करना चाहते हैं? ऐसा तो हर हाथ में लड्डू तो नहीं हो सकता ना। इससे मुझे कोई नहीं रोक सकता। जो लोग झूठे यहां बैठकर बोल रहे हैं, और इनसे सुबुई खान से कहिए कि ये किसकी सुबुई खान आइए आप, फिर गौरव भाटिया मैं आपको बताता हूं। सुबुई जी कौन सी जबान बोलते हैं भाई आप? रशीदी साहब हो गई आपकी बात, हो गई रशीदी साहब, सुन लीजिए। रशीदी साहब बात सुन लीजिए, हिंदू होकर बात सुन लीजिए। आप सुबुई खान नाम भी रखते हैं? नहीं, हिंदू हो नहीं चुकी हूँ, रखते हैं और कहते हैं ये लोग। अरे रशीदी साहब डाउन कर रहा हूं, हिंदू हो नहीं चुकी हूँ। बोलिए सुबुई खान। जी रशीदी साहब, बार बार आपको बच्चों की तरह पढ़ाना पड़ता है। हिंदू हो नहीं चुकी हूँ, हिंदू हूँ। आप भी भारत में पैदा हुए हैं, आप भी हिंदू हैं। हिंदू इज अ नेशनल आइडेंटिटी। भारत में पैदा होने वाला हर आदमी हिंदू है। आर्टिकल 30 का आप हवाला दे रहे थे, वो मैं पहले ही कॉन्स्टिट्यूशन का बता चुकी हूँ कि रिलीजियस माइनॉरिटीज को अधिकार है अपने रिलीजियस इंस्टीट्यूशन सेटअप करने का, लेकिन सिर्फ माइनॉरिटीज को अधिकार है। अब अमीश आपको एक बात मैं ऐसी एक्सपोज करती हूँ आपके चैनल पे जो इनकी हवाइयां उड़ जाएंगी। अब आपको समझ में आया कि एनआरसी जरूरी क्यों था? क्योंकि बहुत सारे इंपोस्टर्स घुसपैठिए हमारे देश में रह के माइनॉरिटी स्टेटस एंजॉय करते हुए रिलीजियस इंस्टीट्यूशन सेटअप कर लेते हैं और हमारे देश में ट्रेनिंग देते हैं। हमारे देश की रिसोर्सेज को खाके हमारे देश के खिलाफ आतंकवादी तैयार करते हैं। बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स सिर्फ और सिर्फ नागरिकों को गारंटीड है, इसलिए एनआरसी जरूरी थी। अब समझ आया आपको? इसलिए एनआरसी जरूरी थी। एनआरसी के आड़ में आर्टिकल 30 का इस्तेमाल करते हुए बहुत सारे इंपोस्टर्स रिलीजियस इंस्टीट्यूशन सेटअप करके हमारे देश में आतंकवाद को हमारी रिसोर्सेज पे पालते थे। आप जानते नहीं, आपको आर्टिकल 14 और 15 याद है? इसके अलावा संविधान है ही नहीं क्या? आर्टिकल 14-15 के अलावा संविधान नहीं है क्या? अभी आर्टिकल आप आर्टिकल सुनिए, 29 आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक सारे फंडामेंटल राइट्स याद है मुझे आर्टिकल 51A भी याद है मुझे। फंडामेंटल राइट्स के साथ फंडामेंटल ड्यूटीज भी पता है। आपकी तरह संविधान बचाने का ड्रामा नहीं करती, संविधान को पढ़ती हूँ। मुझे फंडामेंटल राइट्स भी पता है, फंडामेंटल ड्यूटीज भी पता है। सिर्फ आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 रखती नहीं हो,
पहले आर्टिकल पार्लियामेंट 51 जाइए भी और याद है पार्लियामेंट मुझे, से संविधान दिल से में याद तरमीम है। कराइए। सिर्फ अधिकार नहीं है संविधान आपके, को बदलवाइए इस देश पहले के लिए और कुछ फिर बात कर्तव्य भी कीजिए। हैं आपके। मैं नागरिक को गौरव भाटिया का कुछ कर्तव्य और भी हैं। रफीकुल इस्लाम हर गौरव वक्त भाटिया बात माइनॉरिटी करेंगे बन के देश और को संगीत दूसरा रागी मत बात करिए। कुछ देर में हो सकता है ज्वाइन करें। रफीकुल इस्लाम एक सेकंड आपने जो कुरान में जिहाद की व्याख्या की है, जिहाद का जिक्र है कुरान में और जिहाद इस्लाम का एक कॉन्सेप्ट है, मैं मानता हूं, लेकिन हिंदुस्तान में जिहाद का हुक्म नहीं है। अरे अगर सर, जिहाद का आप हुक्म होगा मोदी जी तो को आप पढ़िए, जैसे मुनाफिक देवबंद लोग जो आपने ना हिंदू किताबें हैं ना पढ़ी है या मुसलमान, नहीं पढ़ी वो है सबसे मुझे नहीं पहले मालूम काम में है। आएंगे। आप शाह वलीउल्लाह सबसे को पहले काम में पढ़िए। आएंगे। रफीकुल इस्लाम बिल्कुल 40 सेकंड में एक सवाल का जवाब दीजिएगा। बगदादी के मुरीद हो गए मौलाना सलमान नदवी, मदरसों में पढ़ाकर बगदादी को यह चिट्ठी लिखना, एक मुद्दत से मुस्लिम मुल्कों की खबर को पढ़ता आ रहा था। अफगानिस्तान की रूस के खिलाफ जिहाद में मेरी नजर थी तो इराक में भी मेरी नजर रही। नूर अल मलिकी इराक के प्रधानमंत्री हालिया जमाने का सबसे बड़ा शैतान और फिरका परस्ती को भड़काने वाला है। हमें पता कि चला कि तमाम सुन्नी ग्रुप आपके साथ है, इराक में लड़ने वाले आपकी खिलाफत नहीं कर रहे हैं। यानी यह लिखना अबू बकर बगदादी को मुसलमानों का अमीर लीडर बताना और खुद उनकी रक्षा करे और इस्लाम का परचम बुलंद हो, ऐसी बात लिखना क्या जायज है? जो दुनिया के लिए खतरा है। भारत के एक मदरसे से चिट्ठी जा रही है, जायज है ये? अमीश रफीकुल इस्लाम किस लिए चाहिए मदरसे? अमीश देवगन किस लिए चाहिए मदरसे? ये सब भड़काने के लिए? संस्कृत स्कूल भी तो बंद हुए हैं। अमीश मैं बोल रहा हूं, बोलिए अमीश बोलिए सर। बगदादी दहशतगर्द है, उनको समर्थन करने वाला वो भी दहशतगर्द होगा। पर चिट्ठी तो यही से गई ना, लेकिन नाथुराम चिट्ठी तो इसी मुल्क से गई ना, चिट्ठी तो इसी मुल्क से गई ना। मौलाना सलमान नदवी कौन है? नागा उग्रवादी किस मदरसे के हैं? तमिल टाइगर्स किस मदरसे के हैं? नक्सली किस मदरसे के पढ़े हुए हैं? इंदिरा गांधी को कत्ल करने वाला कहां से पढ़े हुए हैं? राजीव गांधी को कत्ल करने वाला कहां पढ़े तो हैं? सारे कातिलों का मुकाबला आप मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों को करेंगे? कोई किसी ने कोई कत्ल करा, किसी ने कोई गंदी हरकत करी, किसी ने आतंकवाद फैलाया, आप सबका कमर मदरसों से करते हैं। मदरसा का दरवाजा खुला है, आप आ जाओ। सरकार है, होम मिनिस्ट्री है, अगर मदरसा में उग्रवाद की टीचिंग गौरव भाटिया तो क्या किया? ठीक है, आपने अपनी बात कहा। गौरव भाटिया गौरव भाटिया आई एम सॉरी, मैं थोड़ी देर बाद आ रहा हूं, लेकिन मेक योर पॉइंट। गौरव जी अमीश आसाम में एक मदरसा दिखा दीजिए, एक बताएंगे गौरव भाटिया कौन मदरसा है, क्या है? गौरव भाटिया बीजेपी से भैया, सुनिए उनको। कोई भी एक मदरसा का तालिब इल्म, एक भी चुप हो जाइए, शांत चुप होइए। मदरसों से ऊपर है ये देश, चुप होइए, बहुत देर सुन लिया आपको, शांत होइए। सबसे पहले तो देखिए, यहां रशीदी जी हैं, उनको संविधान पढ़ाते हैं आपके चैनल पे। दफा नहीं होती है संविधान में अनुच्छेद होते हैं, ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण जो अनुच्छेद है धर्म के लिए वो अनुच्छेद 25 है, पढ़िए आप। और वो आपको मालूम है, संविधान कहता है कि अधीन है जो बाकी मूल अधिकार है, जैसे अनुच्छेद 14 जो बात मैंने उठाई। ये लोग कह रहे थे पार्लियामेंट से बदलवा दीजिए। अरे पार्लियामेंट से सीए आया, आपने माना क्या? सर्वोच्च न्यायालय ने एनआरसी लागू करने के लिए कहा, एआईयूडीएफ क्या कह रही थी तब, बताइए। और मेरा सवाल तीनों पैनलिस्ट से है, आप केवल एक उत्तर दीजिए। कुरान कहती है कि जो इस्लाम को ना माने वो काफिर है। मैं आपके लिए काफिर हूं या नहीं हूं, ये बताइए। संविधान ऊपर है या कुरान? दूसरा सवाल, आप लोगों के कितने बच्चे हैं और कितने बच्चे मदरसों में पढ़ते हैं, ये बता दीजिएगा। और तीसरा, 5 ऐसे मुसलमानों का नाम बताइएगा न्यूज 18 पे जो आईएएस आईपीएस ऑफिसर बने मदरसों में पढ़ के। 3 सवाल है, 3 चुनौती है, कोई भी उत्तर दे दे। ठीक है, एक एक करके सब दे दें। तो 3 मेहमान मेरे साथ बने हुए हैं। पहला, मैं काफिर हूं या नहीं हूं? ठीक है, नाम भी ले लीजिए, किससे सवाल पूछ रहे हैं। पहले मौलाना साजिद रशीदी कुछ कहना चाह रहे, बोलिए रशीदी साहब, 10 सेकंड। मैं पहला सवाल मेरा रशीदी जी से, पहला रशीदी जी, मैं काफिर हूं या नहीं हूं, बताइए। उसमें आप भी काफिर हैं? नहीं पूछ रहा हूं मैं, साहब काफिर हैं। तो आपकी कुरान कहती है काफिरों को जहां देखो मार दो, आप मुझे मार देंगे रशीदी जी। रसूल को या आप कुरान को मानते हैं या नहीं मानते, बताइए। काफिर, आप भी काफिर हैं। सूरा 9 आयत 5 है।
मैं काफिर हूँ तो काफिरों को तो मारने के लिए कहती है कुरान, आप मुझे जिंदा मार देंगे। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि आप मुझे मारेंगे और काफिर से भी ये सूरह 4 आयत 101 है, आपको नहीं पता होगा, पढ़ देता हूं। जिनको ये कहती है निसंदेह काफिर तुम्हारे खुले दुश्मन है। जिनको मैं आपका दुश्मन हूँ, मेरे तो आप भाई हैं, आप काफिर से भी मेरे आप भाई हैं, मैं आपका दुश्मन हूँ। बताइए पैनलिस्ट को भाई, पूरे देश को बताइए। अरे प्रवक्ता है आप, सिर्फ मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मैं आपका भाई हूँ या दुश्मन हूँ, काफिर हूँ? धमकाने वाले भाई अपनी हैसियत में रहिए। अरे चुप होइए, मैंने आपसे सवाल पूछा, मुंह में दही ना जमे। आपके कितने बच्चे बताइए, आपके कितने बच्चे मदरसों में जाते हैं? चुप रहिए मौलाना रशीदी, उनको चुप रहिए। आपके कितने बच्चे, 12, 15, 17 कितने बताइए? क्या हैसियत है? कितने बच्चे आपके, आप मुझे बताइए। अरे 29 और 30 अरे चुप होइए, हैसियत इतनी है कि उठा के फेंक देंगे तुम लोग। आर्टिकल 350 हैसियत भारतीय जनता पार्टी की ये है कि हमारे 303 सांसद है लोकसभा में। हैसियत ये है कि तुमसे अगर कॉन्स्टिट्यूशन के स्पेलिंग पूछे, अच्छा अंग्रेजी में कॉन्स्टिट्यूशन कैसे स्पेलिंग करते बताइए? अरे स्पेलिंग बताइए, संविधान कब आया, तारीख बताइए, आप बता दीजिए, तारीख बताइए, संविधान कब लागू हुआ, कुछ नहीं आता। बता दीजिए आर्टिकल 30 क्या है? मूल अधिकार किस पार्ट पे आते हैं संविधान के, बताइए। नौटंकी बात मौलाना, पता ही नहीं है। मदरसों में पढ़ाई होगी और देश में लड़ाई होगी, ये आपका मूल मंत्र है। मदरसों में पढ़ाई होती है। आप भी रशीदी साहब बता दीजिए ना, कौन सा डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट निकला मदरसे से, बता दीजिए क्या दिक्कत है इसके अंदर? ही कहूंगा नहीं, इसमें दिक्कत क्या है? कुरान इसमें दिक्कत क्या है बताने के अंदर? आप कह रहे हैं मदरसों में बड़ी शानदार पढ़ाई हो रही है। कौन सा डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, कंप्यूटर इंजीनियर आया बताइए? मुंह बंद करिए ऐसा गौरव भाटिया का, सुबुई खान का, संगीत रागी का, बंद करिए इनका मुंह। बताइए कौन निकला, बताइए कोई फेमस डॉक्टर का नाम बताइए आप, इंजीनियर के लिए नहीं, कोई बताइए। अरे किसी डॉक्टर का नाम बताइए भाई। मदरसे हदीस पढ़ाने के लिए हैं, मदरसे फिका पढ़ाने के लिए हैं, मदरसे डॉक्टर इंजीनियर बनाने के लिए नहीं है। आप बनाइए डॉक्टर, तो हमारे रुपए से नहीं पढ़ेंगे। आप बनाइए डॉक्टर इंजीनियर। फिर मदरसे क्या बनाने के लिए? मदरसे क्या बनाने के लिए? बगदादी को बधाई की चिट्ठी देने के लिए मदरसे हैं? IAS के चीफ को बधाई की चिट्ठी देने के लिए मदरसे है क्या? जो कुरान पढ़ाते हैं, जो हदीस पढ़ाते हैं। नहीं, मदरसों, अरे आप बनाइए आतंकवादी निकले। अभी सेक्युलरिज्म खतरे में आ जाएगा अगर यूपी की सरकार कल को बोलती कि गीता का मंत्री है स्कूलों में, तो बोलेंगे हाय क्या हो गया, हाय क्या हो गया। मैं संविधान के आर्टिकल 29, आर्टिकल 30 और आर्टिकल 350 का हवाला दे रहा हूं। ठीक है, संगीत रागी वापस आ गए। संगीत रागी एक सेकंड, गौरव भाटिया 40 सेकंड में फिर वापस आपके पास आऊंगा। गौरव भाटिया का आवाज खोलिए, कुछ कह रहे हैं वो, बोलिए गौरव, क्या कह रहे थे गौरव आप, बोलिए आप। हाँ, मैं अभी जी केवल इतना कह रहा हूं, मैं एक टैक्स पेयर हूं, बड़ी जिम्मेदारी से अगर मेरे देश के बच्चों को पढ़ाया जाएगा मुझे बहुत खुशी होगी, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। लेकिन अगर जहरीली सोच उसके दिमाग में डाली जाएगी तो मैं बिल्कुल आपत्ति करूंगा, और ये गलत है और गलत है। गौरव भाटिया ने एक लॉजिकल पॉइंट बोला कि जहरीली सोच, जो मैंने आपको चिट्ठी का जिक्र किया, ये जहरीली सोच है ना, जिसकी भी है, इसमें क्या तकलीफ है कि एक हाथ में कुरान हो और दूसरे हाथ में लैपटॉप हो? नहीं, किसके बच्चे मदरसों में पढ़ते हैं, तीनों से पूछ तो लीजिए। किसके बच्चे मदरसों में पढ़ते बता दीजिए भाई रफीकुल इस्लाम, आपके बच्चे मदरसों में पढ़ रहे हैं? मैं खुद मदरसा का पढ़ा हुआ हूँ, पूछिए, मैं खुद मदरसा का पढ़ा हूँ, सुनिए ना जी अमीश। अरे बच्चों के बारे में बताइए ना। मैं खुद मदरसा का पढ़ा हुआ हूँ, लग रहा है एमए मदरसा में पढ़ के मैं एमए किया, मैंने PhD किया, मैं प्रोफेसर रहा, मैं नहीं होगा। मेरा एमए PhD काहे में करा? मेरा बेटा मदरसा में पढ़ा। नहीं, इस्लाम साहब एमए PhD किस चीज में करा आपने? सुनिए, मैं मदरसा का पढ़ा हुआ हूँ, एमए किया हूँ गुवाहाटी विश्वविद्यालय से, गुवाहाटी विश्वविद्यालय में मैं टीचिंग किया, आज मैं विधायक हूँ। किसमें करा? अरे PhD किसमें पढ़ के आए? मदरसे में तो PhD नहीं करी आपने ना? कहा नहीं होता है भाई। आसाम में जो सरकारी, सुनिए ना, आसाम में जो सरकारी मदरसा है। अच्छा, इस्लाम साहब मेरा सवाल आप समझ नहीं पा रहे, यहाँ मेरी आवाज नहीं जा पा रही। उसके बाद निकल के हम आप मदरसे में पढ़े, केवल धार्मिक बात, आपने एमए PhD काहे में किया, मुझे बताया तो दीजिए। आप पॉलिटिकल साइंस में मेरा ग्रेजुएशन है, जामिया मिल्लिया यूनिवर्सिटी से किया हो, दिल्ली से। अच्छा, आप जहां बैठे वहां से। मैंने एमए अरबिक से किया है,
पीएचडी किया है गुवाहाटी विश्वविद्यालय में मैंने पढ़ा। ठीक है संगीत रागी, संगीत रागी देखिए यहाँ तो एमए पीएचडी निकल रहे हैं, आप कह रहे मदरसों से खराब लोग निकल रहे हैं, या इस्लाम सब कह रहे हैं कि मैं तो देखिए कितना पढ़ा लिखा निकला, मैं विधायक भी हो लिया। देखिए मैंने सबकी देखिए मैं सबकी बात सुनता हूं, अपनी टर्न पर ही आकर के बोलता हूं, इसलिए मैं अपनी बात कह रहा हूं। पहली बात, जो मैंने इस्लाम को पढ़ा है और जो मैंने कुरान को पढ़ा है, मैं एक निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि इस्लाम लोकतंत्र और जिसे हम कहते हैं कि सेकुलरिज्म, उसके बिल्कुल खिलाफ है, क्योंकि वो काफिरों के लिए मौत की पैगाम जो है वो अपने मानने वालों के लिए कहता है और बहुत साफ शब्दों में कहता है, उसमें किंतु परंतु करने की जरूरत नहीं है। यदि भारत विभाजन से पहले यदि मुस्लिम लीग के सारे देखेंगे, डॉक्यूमेंट्स देखेंगे, तो कुरान इस्लाम साहब डिसएग्री कर रहे हैं आपसे, के अंदर वो कत्लेआम मचाए थे। आखिर देवबंद इस्लाम जो है पाकिस्तान के अंदर, जितने मैं कह रहा हूं सारे मदरसे से पढ़े हुए लोग आतंकवादी नहीं है, लेकिन जितने आतंकवादी हैं वे सारे के सारे मदरसों से पढ़े हुए जरूर हैं। ये दोनों का आप खासियत समझिए। गुलामी किया अफगानिस्तान बॉर्डर पे, पाकिस्तान बॉर्डर पे, और मैं बता रहा हूं जहां भी जाइए, क्योंकि भाई वो आसमानी किताब का हुक्म है, ये इनकी गलती नहीं है। भारत और भारतीयता के रंग में यदि इस्लाम आएगा तो वो सहिष्णु बनेगा, लेकिन अरब का इस्लाम होगा तो आतंकवाद पैदा ही करेगा, उसका और कुछ अंतर निष्कर्ष नहीं हो सकता। वो तो आतंकवाद ही पैदा करेगा, क्योंकि उसके लिए हिंदू काफिर है, उसके लिए बाकी धर्मों के लोग काफिर हैं। रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा कि दुनिया में दो ऐसे धर्म हैं जिनके लिए बाकी धर्म के लोग जो है वो सब दुश्मन है। या पढ़ लीजिए ओरिजिनल वर्क्स ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर। अब रविंद्रनाथ टैगोर तो कोई आरएसएस के नहीं थे, विवेकानंद जी तो आरएसएस के नहीं थे, महर्षि अरविंद तो कोई आरएसएस के नहीं थे। इन सारे लोगों का साजिद रशीदी को लेके आइए, वो कुछ कहना चाहते हैं रशीदी साहब काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। बोलिए रशीदी साहब, 25 सेकंड आपके पास है। मैं जवाब देता हूं इनका, आरएसएस मैं जवाब दे रहा हूं इनका। संगीत रागी, आपने जो कुरान में जिहाद की व्याख्या की है, जिहाद का जिक्र है कुरान में और जिहाद इस्लाम का एक कॉन्सेप्ट है, मैं मानता हूं, लेकिन हिंदुस्तान में जिहाद का हुक्म नहीं है। अगर जिहाद का हुक्म होगा मोदी दी तो को आप पढ़िए, जैसे मुनाफिक लोग जो ना हिंदू हैं ना पढ़ी है या नहीं पढ़ी है मुझे नहीं मालूम है। आएंगे आप शाह वलीउल्लाह को पढ़िए। क्या मतलब है इसका कि आप जैसे लोग सबसे ज्यादा काम में आएंगे? ना हिंदू है ना मुसलमान है। संगीत रागी, हिंदू हो मुसलमान हो, उससे पहले भारतीय है भाई, उससे पहले इंसान है। डीयू में क्या बोला आपने भी? आप क्या हैसियत है आपकी प्रोफेसर होकर? आप अच्छी तरह जानते हैं आरएसएस नहीं, आप सबकी हैसियत मत बताइए यहाँ पर। गौरव भाटिया से लेकर संगीत रागी मदरसे का प्रोडक्ट नहीं हूँ मैं, गटर मदरसे का प्रोडक्ट नहीं हूँ मैं। 6 फीट दाढ़ी और तिरछी टोपी करके नहीं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ करके आया हूँ। मैं गटर मदरसे का हिस्सा नहीं हूँ। वापस आ गए, शर्म नहीं आई आपको आते हुए? मर्यादा दोनों तरफ से रखी जाए। मैंने क्या कहा? मैं कसाई की चाकू चला करके और यहाँ मौलाना की तरह नहीं बैठता हूँ। मैं आपकी क्या हैसियत है मैं अच्छी तरह जानता हूँ। साजिद रशीदी, मैं साजिद रशीदी कसाई का काम करके मौलाना बन करके आकर के बैठते हो। कसाई का काम करके मौलाना बनते हो ना तुम। आरएसएस अटैक दोनों तरफ से नहीं होना चाहिए। एक सेकंड, आरएसएस में आपकी कोई हैसियत नहीं है। नहीं देखिए, आप सबकी हैसियत डिफाइन ना करिए और कोई किसी पे पर्सनल अटैक ना करे। गौरव भाटिया, मैं आपको देता हूं। गौरव भाटिया सुबह भी इंतजार करिए। गौरव भाटिया, अभी आपके सामने कहा गया कि अगर हिंदुस्तान में जिहाद का हुक्म हो गया तो ना हिंदू ना मुसलमान, ये संगीत रागी को तो किसी कैटेगरी में नहीं ये गिन रहे, वो सबसे ज्यादा काम में आएंगे। इससे आप क्या इंटरप्रेट करते हैं? आप तो वकील भी है, भूल जाइए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है। हाँ अमीर जी प्लीज, यूर ऑफिसर ऑफ लॉ। एक मिनट, मैं सबसे पहले भारतीय हूं। मैं सबसे पहले संगीत रागी, होल्ड ऑन प्लीज। और इन्होंने मेरी हैसियत पूछी तो एक करोड़ रशीदी आ जाए ना, मैं अगर कहता हूं मैं हिंदुस्तानी हूं तो ये करोड़ कम पड़ेंगे, मेरी हैसियत ज्यादा है। दूसरी बात, रशीदी जी जितना पूरे जीवन में आप इज्जत नहीं कमाएंगे उससे ज्यादा मेरे को दर्शक जो है प्यार देते हैं मेरी पार्टी की वजह से। तीसरी बात, तुम आखिरी सांस तक कहोगे कुरान कुरान कुरान, और मैं आखिरी सांस तक कहूंगा हिंदुस्तान हिंदुस्तान और हिंदुस्तान।
दूसरी बात, उनको तुमने पर मुझे काटने में काफिर टाइम नहीं कहा, लगता, उड़िए मत कुरान ज्यादा। कहती है काफिरों को मार दो, ज्यादा उड़ के मत तो मुझे दिखाइए। मारोगे, मोदी जी को और पर अगर काटने तुम में पे टाइम कोई नहीं लगता। पाकिस्तानी आके मारेगा तो मेरे जैसे हाथ बहुत आगे लोग बढ़ेंगे आए कि उनके तुम्हें सामने। बचा लो। ये फर्क मोदी है जी को हिंदुस्तानी पर काटने में में टाइम और नहीं एक लगता भाई, कट्टर गौरव आदमी भाटिया। में जैसे तुम हो। आप जैसे पता नहीं जितना कितने लोग देखे सुनो, उन्होंने। मेरे सर का रशीदी एक साहब बाल क्यों और काटने तुम्हारे कटाने की पूरे बात कर रहे हैं? ना बाल किसी को कोई बराबर काट रहा है, ना तुम्हारी कोई किसी को हैसियत कटना क्या है। हम क्यों इतनी नेगेटिव बात को कर रहे हैं? तुम किस क्लास तक पढ़े हो बताओ। अभी आपने संगीत रागी को जो बात बोली, आप सोचिए आपने किस बात को क्या जिक्र किया कि हिंदुस्तान में अभी जिहाद का हुक्म नहीं है। तुम ना हिंदू हो ना मुसलमान, सबसे ज्यादा तुम काम में आओगे। क्या मतलब है ये कहने का? क्या मतलब है ये कहने का कि ये सबसे ज्यादा काम में आएंगे? सुबह खान, इसका इंटरप्रिटेशन क्या है? ये सबसे ज्यादा काम में आएंगे। अमीश रशीदी साहब ने, मैं बताती हूँ इंटरप्रिटेशन। क्या इंटरप्रिटेशन है रशीदी इसका? साहब ने बोला बताइए हिंदुस्तान जरा। में जिहाद करने का, रशीदी साहब ने बोला हिंदुस्तान में जिहाद करने का हुक्म नहीं है। इसका मतलब हुक्म होता तो क्या करते? उसके आगे क्या बोला? के माध्यम से मैं इनको बोलना चाहती हूँ कि ये रशीदी साहब, ये मैंने सुना नहीं अमीश, उसके आगे बोला कि अगर हुक्म होगा तो सबसे ज्यादा ये संगीत रागी जो ना हिंदू है ना मुसलमान, सबसे पहले ये काम में आएंगे। वाह वाह रशीदी साहब। अमीश, आपके चैनल के माध्यम से मैं इनको बोलना चाहती हूं कि इनकी वो गंदी नजरें जो कभी श्री राम मंदिर की तरफ, कभी हमारे हिंदू भाइयों की तरफ, कभी भारतीय संस्कृति की तरफ उठती है ना, वो नोच के अब फेंक दी जाएंगी। अब हमारी भारतीय संस्कृति जाग चुकी है। अपना ये जिहाद और अपना रेडिकल इस्लाम रखिए अपने पास। अब ना आपका वहाबी एजेंडा चलेगा और ना ही भारत तोड़ने की मानसिकता चलेगी। क्या बोलेंगे आपका देश को विभाजित करके आप क्या बोलेंगे? वहाबी किताबें कई मदरसों में पढ़ाई जाती है, कई मदरसों में वहाबी किताबें पढ़ाई जाती है, जो किताबें बैन है वो पढ़ाई जाती है। क्या वो जायज है? और अभी आपके सामने एक मदरसे के प्रोडक्ट ने क्या बोला कि जिस दिन जिहाद का हुक्म आएगा सबसे पहले संगीत रागी काम में आएंगे। देखिए अमीश भाई एक बात सुन लीजिए, देखिए अमीश भाई एक बात सुन लीजिए, आदमी को या तो हिंदू होना चाहिए या मुसलमान। ये जो बीच बीच का आदमी है ना, ये दोनों मजहबों के लिए खतरा होता है। आदमी हिंदू हो तो हिंदू भी कट्टर हो, अपने धर्म पर चलने वाला हो। शिक्षा प्रणाली पे बात करिए ना आप, आदमी के हिंदू और मुसलमान पे बात कर रहे हैं। कमाल की बात है। गौरव भाटिया, अब आपका ऑडियो डाउन है। गौरव भाटिया, फाइनल वर्ड। देखिए अमीर जी, या तो आदमी को शेर होना चाहिए मोदी जी की तरह, या घोड़ा होना चाहिए, गधा नहीं होना चाहिए। जब आप गधों से चर्चा करवाते हैं ना तो हम लोग को बड़ी दिक्कत होती है। और जो जान से मारने की धमकी दी है ना आपके चैनल पे, ऐसे लोगों को हवालात के पीछे होना चाहिए। ठीक है। फिलहाल ये देश है हमारा में इतना ही। नमस्कार। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना। जय हिंद।